ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज है लेक्चर नंबर 1। तो 10th क्लास में पढ़ा था पहली बार, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बताया था भाई, ओस्टेड साहब ने एक चीज सिखाई थी कि किसी भी वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो करता है, उन्होंने कैसे किया था भाई, एक मैग्नेटिक निडल लिया था उन्होंने, है ना। तो मैग्नेटिक निडल क्या करता है, हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है, बताओ, अट्रैक्ट होता है ना। तो उसके दो पोलैरिटीज होती है उसमें बताते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, है ना। कहते हैं ना वो जो कंपास होता है उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज डिफाइंड होती है। तो कैसे उन्होंने पता किया, तो उनको ये चीज पता था कि ये जो कंपास है ये भी किसी एक मैग्नेट से बना हुआ है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ अगर जरा सा भी डिफ्लेक्शन शो करेगा तो वो सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को करेगा, या फिर कह सकते हैं कि मैग्नेटिक तरीके का कोई अगर इफेक्ट होगा आसपास तभी वो रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर है ना ये बात। तो उन्होंने क्या किया, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक सर्किट बनाता हूं मैं यहां पर आपके लिए, ठीक है। ये वैसे बहुत बेसिक लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ रीजन क्या लिखा हुआ है, देखो भाई, बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा है, अ रीजन ऑफ स्पेस नियर अ मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है भाई, किसी भी मेटालिक सब्सटेंस को वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अभी हम लोग पोलैरिटी की बात नहीं करेंगे, जो आपने बोला था वो नहीं बोलेंगे, सिर्फ अट्रैक्शन की बात करेंगे। आर एक्सर्टेड ऑन एनी अदर मैग्नेट, अभी जब अपन मैग्नेट सीखेंगे तो देखेंगे, आगे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल, इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने ये सीख लिया कि जो आसपास के सराउंडिंग में वो जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है भाई, मैग्नेटिक, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है भाई, वो क्या करता है बताइए, वो जो इफेक्ट हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर लग रहा है, उसका कॉज क्या है, यही वो जो फील्ड है जो आसपास क्रिएट हो रही है किसी भी मैग्नेट के। अगर ये फील्ड नहीं होगी तो कभी भी वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये नोट करिए साथ साथ में। ठीक, आगे देखिए यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, तो यह सीजीएस में क्या कहते हैं, गॉस। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, गॉस। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा। और अगर टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करना है तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस होता है। डायमेंशंस क्या हो गए आपके, mt-2a-1। ठीक है जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, अब क्लियर है। तो मतलब ये वो फील्ड है जिसके कारण आसपास जो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो मैग्नेट करंट, तो वो किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड। उसका और क्या नाम होता है बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी इसका नाम होता है। इंपॉर्टेंट है, ये कहीं टर्म्स आपको दिखें तो पता होना चाहिए किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और अब आपको मैं कुछ रिकॉल कराता हूं। तो 10th क्लास में जब हमने पहली बार पढ़ा था तो उसकी सर्किट में यही बना रहा हूं, सुनते रहो और लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने पढ़ा था कि ओस्टेड साहब ने ये डिस्कवरी करी थी कि हमारा जो करंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, चैप्टर का नाम क्या था, देखो वापस से क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मतलब कह रहे हैं ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका कॉज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो पूरा फोकस किस पे होगा कि कैसे करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट सराउंडिंग में क्रिएट होता है। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया था, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने एक सर्किट बना रखी थी। क्या बना रखा था, एक सर्किट, उसके अंदर से एक करंट फ्लो करा रहे थे आई। ठीक है बेटा, तो यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है एक वायर के अंदर, तो एक सप्लाई भी चाहिए। तो एक सप्लाई चाहिए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लगा दिया एक एमीटर, एक सिंपल सर्किट बना दिया। यहाँ क्या हो गया भाई आपका, ये हो गई सप्लाई, ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस। ठीक, सिंपल हमने यहाँ पे सर्किट बना दी। एक की लगा देते हैं जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे सप्लाई को, कि कब ऑन करना है कब इसको ऑफ करना है। देखो ये हो गया तेरा की, अभी यहाँ डॉट है, इसका मतलब सर्किट क्या है, ऑन है। ठीक है, सिंपल एमीटर क्यों लगाया, ताकि पता चल जाए करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होते तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाते, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो हमें अच्छे से क्लियरली पता है कि पिछले चैप्टर पढ़ा था कि किसी भी वायर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब अगर मैंने वायर को भी रिप्रेजेंट किया है तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सर्किट क्या है आपकी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो सर्किट चलेगी भी और शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो रही है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, कंडक्टर को सिलिंड्रिकल, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है। चलो वेरी गुड।
चलिए आफिया कोई अगर चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलो। तो अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन आपका अपवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात आपसे यहां शुरू होती है। तो ओस्टे साहब ने क्या किया था, उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को वायर के करीब ले गए और फिर उसको दूर ले गए। तो उन्होंने क्या पाया कि जब आपका दूर है तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या होगा, अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ पोल वो उसमें दिखाएगा, ठीक है? सिंपल सी बात है ना, कंपास देखा है ना, कंपास क्या करता है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ दिखाता है ना, ठीक है? तो जब उन्होंने जैसे ही वायर के बगल में लेके गए तो उन्होंने क्या पाया कि मैग्नेटिक निडल में जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक? तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है, कंक्लूड किया, इसको मल्टीपल टाइम उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे मैग्नेटिक निडल में डायरेक्शन चेंज हो रही है, मान लेते हैं से ये आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है? ठीक, अभी जो आपका मैंने टिल्ट क्यों दिखा रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं टिल्ट, अभी ओरिजिनल बना रहा हूं, बगल में देखो, ये आपका प्रीवियसली था जब उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, पता है ना, ये डायरेक्शन सही है। कैसे सही है, पेपर पे हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ याद कर लो, ये परफेक्ट चीज है, हमेशा होनी चाहिए पता आपको, ईस्ट इधर होता है और ये वेस्ट, ठीक है? अब उन्होंने जैसे ही क्या किया, वायर के करीब लेकर उन्होंने ये पाया कि आपका जो है ये मैग्नेटिक निडल क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है किसी भी एक साइड में, ठीक है? तो उन्होंने इसका यहां से कंक्लूड किया, इट मींस दैट वायर इज क्रिएटिंग सम इफेक्ट अराउंड इट ड्यू टू व्हिच देयर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द निडल, ठीक है? उसके कारण ही आपका ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा डिटेल। तो ये देखिए एनिमेशन आपको सेम चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए जैसे ही सर्किट क्लोज कर रहा है वैसे ही यहाँ पर निडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो उस वायर को हम स्प्लिट भी कर रहे हैं बार बार, ताकि आपको ये दिखे कि नॉर्थ साउथ ओरिजिनल वाला आपका है, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि वायर क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड सिखाऊंगा बायट-सैवर्ट लॉ के साथ, ठीक है? तो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म was discovered by Oersted in 1820. Oersted showed that the electric current through the conducting wire deflects the magnetic needle held near the wire. No need to write it, ठीक है? कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है, जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ओस्टेड साहब की वजह से ये चीज हुई, दैट्स इट। आपके कॉम्पिटिटिव में कोई पूछने वाला नहीं तुमसे, ठीक है? उतना ही लिखो जितना हम बोलेंगे, ठीक? सब कुछ नहीं लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट थी इसलिए लिखवा दिया, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर आपको जो भी लिखा हुआ वो क्लियर मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, पढ़ो जरा इसको। क्या, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर इज रिवर्स देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज आल्सो रिवर्स। तो इंपॉर्टेंट नोट में कैसे लिखोगे, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस, ये लिखो जो मैं बता रहा हूँ, या फिर इसको भी लिखोगे तब भी वही बात होगी। इंपॉर्टेंट है ये, इसके पहले वाली बात नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, बायट-सैवर्ट लॉ और ओस्टेड साहब ने जो डिस्कवरी करी, तो आपका यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डायरेक्शन ऑफ करंट बदलेगी तब आपका डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, यानी कि अगर मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी रिवर्स हो रहा होगा। और रिवर्स होने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, देखो इधर देखो, अगर इधर से उधर जा रहा था तो उधर से अब वापस आ रहा होगा, तभी तो इफेक्ट चेंज हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन कंडक्टर और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द कंडक्टर द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंक्रीजेस। इससे एक चीज समझ में आती है कि मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर की तरफ चलते जाएंगे, और जैसे जैसे अपन करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे उससे भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करते जाओ। चलो देखो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओस्टेड डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, अदर रिलेटेड फैक्ट्स आर एज फॉलोज। देखो पहला क्या था कि हम लोगों ने ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो होगी आसपास, मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहा था। अब ये कंक्लूड करता हूं कि यहाँ पर ओस्टेड साहब की डिस्कवरी क्या थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड
क्रिएट हो जाएगा। नदीम वो फैन दबा देगा इधर, हाँ ठीक है। आगे देखिए अदर फैक्ट्स क्या है। अ मैग्नेट at rest produces a magnetic field around it while an electric charge at rest produces an electric field around it। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये आपको कंक्लूड हो रहा है। कैसे देखो, एक चैप्टर का नाम आपको रट गया होगा अब तक तो, क्योंकि इतनी बार मैंने इसके इंपॉर्टेंट होने की बात आपको बताई है कि आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक पढ़ने के लिए। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हमने इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पहले से सीख लिया है कि जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो बेटा क्या होगा हर्षित, वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो अगर मैग्नेट रेस्ट पे है, मैग्नेट कौन सा, जिससे बचपन से खेलते आए है ना, जो हमारे वॉलेट में भी होता है ना, और हमारे किसी प्लेइंग जो आपका खिलौना होता है उसके अंदर, टॉयज के अंदर पाया जाता है ना, तो उसमें देखा है कि भैया जब ये रेस्ट पे रहेगा तो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां समझ में आता है। इसके बाद वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कह रहे हैं करंट नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि यार करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अरे मतलब चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज किस में आ गया, मोशन। अरे भाई मैंने डेफिनेशन बोली ना, रेट ऑफ फ्लो, फ्लो वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चल रहा है या फिर कोई मूव कर रहा है, और मूव कौन कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे ही बोला मैंने यहां पर क्या आ गया, चार्ज एट मोशन। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं मूविंग चार्ज, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, मूविंग चार्ज कह सकता हूं। तो यहां से आगे पढ़ना, has a magnetic field around and not an electric field। क्या कह रहे हैं, ये तो एक नई चीज सीखने को मिली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना सब पढ़ के आए और सारी मैथ बेकार हो गई, क्योंकि इस चार्ज को जैसे ही मोशन में करा दिया तो कहने लगे कि अब ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले और दूसरे कंक्लूड करके ये समझ में थोड़ा बहुत आता है कि अपना जो चार्ज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा खिलाई टाइप का है ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज को बदल रहा है, और जब वो रुका हुआ है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, और जब वो दौड़ने लग रहा है तो आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, मतलब एक ही आदमी है लेकिन उसके दो रंग है ना, एक जानवर है जो अपने रंग बदलता है ना वो मुझे नहीं पता यार, ये सब तुम जानो। ठीक, आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड अ चार्ज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा रंग है इसका, एक ही आदमी है, दो रंग तो दिखा दिए, तीसरा देखो, कह रहे हैं कि जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा तब क्या है, हैज एन इलेक्ट्रिक अफेक्ट। यहां लिख लीजिए, वो कट गया वहां पर। ठीक है, ये क्या नया चीज आ गया यार, फिर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, लेकिन ये मोशन में ही है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अब हम बताते हैं 9th क्लास में। किस क्लास में, 9th क्लास में जाएंगे और 9th क्लास में जाके सब कुछ सीख के आएंगे वापस। ठीक है, 9th क्लास में बहुत अच्छे से एक चीज सीखी थी हम लोग ने। तो 9th क्लास में क्या सीखा था भाई, 9th क्लास में ये सीखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है आपका, मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ में बोलना और याद कर लेना, जब भी ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मोशन करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। सही बोला था ना उस टाइम पे। यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है भाई, फिर से 9th क्लास में एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था भाई उसका, चेंज इन वेलोसिटी, कुछ ऐसा था ना कि वेलोसिटी बदलेगी समय के साथ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कह देंगे उनके रेशियो को क्या कह देंगे भाई, एक्सेलरेशन कह देंगे। अब जरा यूनिफॉर्म वाले केस में आते हैं वापस से। यूनिफॉर्म मतलब वी कांस्टेंट, मतलब समय बदलेगा लेकिन वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो मतलब अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था तो मैं 2 मीटर पर सेकंड से ही भागूंगा 1 घंटे बाद भी। तो अगर 1 घंटे के लिए मेरी एक्सेलरेशन निकालोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी वो भी 2 होगी और इनिशियल जो होगी वो भी 2। तो जब चेंज देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। वैसे हम लोग 9th क्लास में गए थे, उसका कारण क्या था
देखो जरा ध्यान से, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो फिर से न्यूटन साहब ने 9वीं क्लास में सिखाया था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी पे जो टोटल बल लगेगा या फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। जब मेरे मास के ऊपर 0 एक्सेलरेशन है तो मुझ पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा ना। तो इनर्शिया वाला लॉ अगर याद हो तो अगर बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो उसको एक ही जैसे ट्रीट कर सकते हैं अपन, एक ही जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मतलब जो रेस्ट वाली प्रॉपर्टी थी भाई साहब की वो वापस से लौटेगी कि नहीं लौटेगी? बिल्कुल लौटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन चला गया। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इस चीज को रट जाओ, याद कर लो, परमानेंट है ये। रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन कहीं देखो तो जितने रेस्ट वाले कंडीशन थे सारे सारे वापस आ जाएंगे, सारे रेस्ट वाली कंडीशन वापस आ जाएंगे। तो रेस्ट में जब चार्ज रेस्ट पे था तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो वापस से करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल है ना। ऐसे ही न्यूमेरिकल में फंसाते हैं। अब बच्चा 9th क्लास भूल जाता है और उसको क्वेश्चन में दे देंगे चार्ज इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, रेट बोलेंगे, वेलोसिटी ना बोलेंगे। तुम्हें समझाएंगे थोड़े ना, तुमसे तुम कहोगे अरे ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, बड़ा कठिन क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका एक ट्रैप था जो आप समझ नहीं पाए क्योंकि बेसिक्स वीक थे। अब समझ गए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो जब तक यहाँ पर है तो मैं अगले पे जो आके बताने वाला हूँ यही बताऊंगा। तो एक चीज मुझे जरा बताओ, ठीक है, मेरी पुरानी सारी की सारी प्रॉपर्टीज वापस आ गई बिकॉज मेरे पर क्या मैंने सिखाया ना, एक्सेलरेशन 0 हो गया एंड और सब ज्ञान समझ है ना। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या उससे जो मैंने नया प्रॉपर्टी गेन किया था वो मेरी चली जाएगी? नहीं। हाँ, फिर से मतलब ये तो तुम्हें पहले से पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंड करके मैं लिख सकता हूँ एंड विल क्रिएट अ मैग्नेटिक इफेक्ट, या फिर मैं लिख सकता हूं कि यहां क्या लिख सकते हो, दो सेंटेंस बना सकते हो ना, क्या हैज एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज, क्या लिख सकते हैं, एज वेल एज लिखा है लास्ट में बेटा, एज वेल एज मैग्नेटिक। आप ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि सर ये ओस्टेड साहब ने सिखाया था कि जब भी चार्ज मोशन करेगा बोला उन्होंने, ये नहीं बोला यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। उन्होंने बस इतनी सी बात बोली कि मोशन करेगा तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन फिर वो न्यूटन वाली दुनिया भर की बातें ज्ञान सब सिखाया कि यूनिफॉर्म मोशन में रेस्ट वाली भी प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। तो मतलब मेरे पास जो नया आया वो तो था ही और पुराना वाला वापस आ गया। तो ये एक ऐसा केस हो गया जिस केस में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी होगा और मैग्नेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव बनाएंगे बेटा। उस केस में आपका चार्ज ही मोशन में रहेगा और वहां इलेक्ट्रिकल भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा, और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक मिलके ही वो वेव प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो वो वेव ही ना हो। ठीक है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो ईएम वेव्स के अंदर यही लाइन मैं दोबारा बोलूंगा और फिर आपसे ही पूछूंगा बताओ सही है या गलत। तो अभी समझ लो, आगे काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। yes, आगे देखिए, a current carrying conductor has an magnetic field and not an electric field। ये तो हो गया रे, ये तो वापस से रिपीट हो रहा है, दिस इज रिपीटेड। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ये रिपीटेड है, छोड़ो इसको, बस क्लास पढ़ाना है। आगे देखिए, ऑल ऑसिलेटिंग, यहां पर देखना अभी एक नया वर्ड आ गया भैया, ऑसिलेटिंग। ये ऑसिलेटिंग क्या होता है? अभी 11th में आता है, आखिरी चैप्टर है, फिर भी बहुत पहले कभी ना कहीं पेंडुलम की बात तो सुनी होगी यार, घड़ी तो देखी होगी। हाँ, टू एंड फ्रो मोशन, ये इंग्लिश का शब्द है लेकिन इसमें भी खेल है। टू का मतलब बताओ, यहाँ टू का मतलब क्या हो सकता है? अच्छा, घड़ी में देखा है पेंडुलम कैसे घूमता है, कैसे चलता है? ऐसे आगे जाता है और फिर वापस आता है ना। लेकिन हर बार क्या वो सेम लाइन पर चलता है क्या? क्या वो सेम लाइन ऑफ पाथ पे चलता है क्या? देखो, अब हाँ बोलना था, ऐसे तो चलेगा। अब हाँ बोलना था, है ना। मैंने बोला लाइन ऑफ पाथ,
चेंज किया। लाइन ऑफ पाथ मतलब क्या है भाई, कदम ताल जो भी है उसका वो सेम रहेगा ना, सेम पाथ पर गए और सेम पाथ पर वापस आ गए, फिर गए और फिर वापस आ गए, इसी कहते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है भाई, ठीक। और एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल्सो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अच्छा, ये उसी का डायग्राम है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम बना हुआ है जो मैंने ऑलरेडी बनवा दिया है। दोबारा चाहो तो बना लो, और समझना है तो बस ऐसे ही समझ के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तीसरी बार आप ये सेम चीज देखोगे। मैंने एनिमेशन तो दिखाई दिया था, ठीक है, और मैंने भी खुद भी बना ही दिया था, तो आप उसको चाहे तो बनाए, नहीं तो आपके समझने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर मैंने बनाया। जो मैंने सर्किट बनाई थी वही सेम सर्किट बनी हुई है, देखो ध्यान से, देखो मैंने सिर्फ इसको 90 डिग्री फ्लिप करके बनाया था। यही वायर है ना मेरा भी, ये देखो बैटरी है और ये मेरी की हो गई, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये बनाए, आगे बढ़ जाएं। अब यार यही लिखने वाली चीज है, वो क्या लिखोगे, कहाँ लिख रहे हो? अच्छा ये लिख लो, ये वाला ये लिख लो भाई, सब लोग जल्दी लिख लो फिर। चलिए, तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या है ये समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों कोई दिक्कत चैट में बताइए मुझे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बायट-सैवर्ट समझना है तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, उनके ही लॉ में सबसे पहले एक टर्म आएगा जिसको कहेंगे करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट क्या बोला है ना, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। तो करंट एलिमेंट बहुत छोटी सी बात है, उन्होंने बोला कि जिस भी वायर से, सुनना ध्यान से, जिस भी वायर से आप करंट फ्लो करवा रहे हो उसकी टोटल लेंथ कुछ होगी, एल हो सकती है ना, आप कुछ और ले सकते हो। आपने कहा कि नहीं मेरा लेंथ वाई से होता है, तो मैंने कहा ठीक है भाई वाई भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, लेंथ होगी ना, ठीक। मैंने मान लिया एल लेंथ का वायर है, ठीक। उन्होंने कहा कि यार आपने इतना ज्ञान दिया और समझाया हमको कि ये जो इसके चारों तरफ है वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, तो मैं ये जानता हूं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हर एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द कंडक्टर से होगा, क्योंकि सब में चार्ज फ्लो हो रहा है ना, और सब में करंट आई फ्लो हो रहा है और बहुत हाई रेट पे फ्लो हो रहा है। तो इतनी हाई स्पीड पे हम छोटे से पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट निकाल लेते हैं, फिर हम पूरे के लिए निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे, जितना ये करेगा उतना ही दूसरा वाला भी करेगा, क्योंकि सारे क्या है, जुड़वा भाई तो हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हो, सब चाइनीज वाले है ना, छोटे छोटे कट करो और हर बार इक्वल पार्ट को कट करते चलो, ठीक। तुमने कहा कि जो छोटा पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे भाई, अगर पूरे बड़े से पूरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा, उसका एक पार्ट होगा। केमिस्ट्री होती तो कहते हैं पार्टिकल ऑर्टिकल कह देते, यहाँ फिजिक्स में आप कह देते हैं एलिमेंट है, कह सकते हैं ना एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्यों, क्योंकि करंट उसके अंदर उस समय आपका उपस्थित होना चाहिए, तभी वो मेरे काम का, नहीं तो किसी काम का नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो कि सुन रहे हो? यहाँ हम वायर को कट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब वायर को कट करें या फिर जब हम उस कंस्टेंट को लें तो उसके अंदर करंट प्रेजेंट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब एलिमेंट के साथ करंट जुड़ गया, हमने करंट एलिमेंट। अब पढ़ो, अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी, हमने क्या ले लिया पूरे वायर से, ये देखो ए बी दिख रहा है, ये देखो ए और ये हो गया बी, छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने ए बी, ठीक है। ऑफ लेंथ कितनी लेंथ ली मैंने, डी एल, क्या ली, डी एल। अब ये डी एल क्या होता है भाई, ये डी एल मैंने क्या सिखाया, इतनी बार सिखाया, बेसिक मानो डी कहीं लग जाए इसका मतलब है वेरी स्मॉल या फिर वेरी वेरी स्मॉल। मैंने कहा था ना कोई भी इसमें काम आएगा, आ रहा है ना। yes. अब इसके आगे जो भी लिख दो उस चीज का हो जाएगा, एल लिखते मतलब लेंथ का सबसे छोटा हिस्सा, इसीलिए इसको डीएल कर रहे हैं, ठीक। ऑफ अ थिन कंडक्टर मतलब पतला सा वायर, थिन बोल दिया ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। कैरिंग करंट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कर रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है whose magnitude is equal to the product of current and length of small element, ठीक है, having the direction of the flow of current। तो क्या बोला, वेक्टर बोला, तो वेक्टर का मतलब ये है, अच्छा एक दिन हम लोग भी करते थे स्कूलिंग, ऐसा थोड़ा ना है, अब बनेगा, सब्र करो, हाँ सब बनाएंगे, सब बनाएंगे, वो तुम बायट-सैवर्ट लॉ पे चलेगी, थोड़ा सब्र करो, पहले करंट एलिमेंट तो सीख ले, ठीक है। तो मतलब इसको पढ़ के समझ में आता है भैया, अगर इसकी वैल्यू निकाली क्या होगा, आई डी एल,
और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और अभी इतना अच्छा खासा ज्ञान आपको दिया मैंने, आप कंप्लेन कर सकते हो कि सर अभी बोला आपने ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने मैग्नीट्यूड क्यों लिख दिया, है ना, चीटिंग हो गई भाई। तो मैं कहूंगा अभी थोड़ी देर हम इसको मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर डायरेक्शन जब लेंगे, जब मैं करंट का डायरेक्शन डिफाइन कर दूंगा। और इसमें से वेक्टर करंट तो नहीं हो सकता, बिकॉज पूरी फिजिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, भूकंप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत पहले सीख लिया था 10th क्लास में, क्या सीखा था, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो करंट को छेड़ना नहीं, ठीक, तो किसे छेड़ेंगे भाई, ठीक है। और वेक्टर क्यों बोला, क्या सिखाया, कह रहे हैं कि डीएल का जो डायरेक्शन बनाओगे वो करंट के डायरेक्शन में होगा। तो मैं कहूंगा करंट के डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन अज्यूम कर लेना और इसकी वैल्यू क्या लिख देना, आई डीएल, ठीक है। सॉल्व कर लेना है, कहीं डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान मत करना। ये हो गया तेरा करंट एलिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, जल्दी करो बेटा थोड़ा। देखो अब उससे अच्छा बेटर रिपीट करते हैं, ठीक है, ऐसा रिपीट करते हैं सबको आ जाए। चलो ये डायग्राम मैं सोच रहा हूँ कि सिखा दूं, मैं अगले स्लाइड में सिखाता, मैं यही सिखा देता हूँ, ठीक है। बाइट सेवर्ट की बात यहीं शुरू करते हैं, चलो ठीक। तो उससे ये जो करंट एलिमेंट जैसा स्मॉल टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। देख बेटा, मैंने बोला ये AB है ना, AB बहुत छोटा सा पीस है, ठीक है। मैंने बोला कि ये पूरा जो करंट एलिमेंट जो डेफिनेशन डिफाइन की गई वो क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ जो भी है इनटू करंट, यही तो है ना। तो I इंटू DL मैं बोल सकता हूँ ना, अगर मैं वेक्टर ना बोलूं तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं होगी मुझसे, है ना। तुम्हें कोई कंप्लेन है वही है कि डायरेक्शन कहाँ से आ गया सर। हाँ। चलो, तो डायरेक्शन का ये एरो में वेक्टर क्वांटिटी पता है, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो वहां डायरेक्शन कंपल्शन बन जाता है, बिना डायरेक्शन के वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब इस केस में भी मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो बिना डायरेक्शन के नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से, मैंने बोला ये जो एरो है ना, देख यहाँ एरो बना हुआ है ना, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डीएल वेक्टर लिखा है नहीं लिखा है, पता है ये एरो कैसे बना, इस पॉइंट पर, क्योंकि वायर सीधा नहीं है, ध्यान से देखना, वायर यूं है वेव के फॉर्म में, है ना, वेव के फॉर्म में। तो जिस पॉइंट पे आप ले रहे हो, मैंने जिस भी पॉइंट पे मार्क किया, उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे पता है आपको, अगर ऐसे जा रहा है करंट तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा बेटा, टैंजेंट बनेगा, क्या बनेगा, अब वो जो टैंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी करंट की, और हमें करंट से मतलब है क्या, नहीं है, क्या चाहिए, डीएल। तो क्या होगा यहाँ, खत्म करो ना यार, काहे टेंशन लेना, है ना, समझ गए, समझ गए। तो मतलब जब अपन प्रोडक्ट करेंगे, अब देखो इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण, अब मैंने बोला ये पॉइंट बहुत छोटा सा है सर, ठीक है, तो छोटा सा मैंने कहा कि यार इसको मार्क कर दो ऐसे, ठीक है, बहुत छोटा सा वायर था, तो उसमें टैंजेंट बहुत बदलने वाला नहीं है ना, बहुत छोटी सी लेंथ है, कितने टैंजेंट होंगे, जितने पॉइंट है सबके मान लेंगे कि सेम ही है, सबकी डायरेक्शन भी सेम ही होगी। अब इस पूरे को जैसे किसी पॉइंट P पर अगर हमने पाया कि वहां पर जब मैंने मेटल को रखा तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन होगा नहीं होगा, हमेशा अट्रैक्शन। हाँ, हमने यही कहा, हमेशा सही नहीं पढ़ाएंगे गुरु, है ना, याद रहेगा तभी सही पकड़ पाओगे। मैंने क्या सिखाया था कि मेटेलिक कंडक्टर बोल दिया तो क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। रिपल्शन कब होगा, जब कोई मैग्नेट आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है, लेकिन मैग्नेट किसी भी मेटालिक सब्सटेंस को सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर P पॉइंट उसके क्षेत्रफल में होगा, मतलब कह सकता उसके ऐसे रीजन में जहां पर उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उस पॉइंट P पर कोई भी इफेक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो आप कंडक्टर लिया, आपने मैग्नेट लिया तो अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल भी हो सकता है, और आपने कंडक्टर लिया तो वो अट्रैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बायट सेवर्ट ने यही चीज सिखाई कि अब इस पॉइंट P पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉल d, क्या सिखाया, स्मॉल d का मतलब क्या होता है बॉस, कि वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ जो भी वेरिएबल है। अब ये B तुम्हें नहीं पता, मैं सिखाता हूँ, ये B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये D का मतलब है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर, या मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट AB, समझ में आ रहा है। तो इस एलिमेंट का नाम क्या था, आफिया, इसका नाम क्या था, करंट एलिमेंट, है ना, ये करंट एलिमेंट ही तो कर रहा था ये सब बवाल, है ना।
तो इसका मतलब अगर हम स्केल निकाल लेंगे तो पूरे वायर के निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारे हिस्सों को सम करके, तो वहां पे क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, सारी वैल्यूज को सम कर देता है। समेशन का ही बड़ा भाई होता है। जहां पर नॉन यूनिफॉर्म होता है शेप, वहीं पर काम आता है। जहां सिंपल कैटेगरी वाइज होता है वहां पर समेशन लग जाता है। समझ गए? चलो तो इतना लिखो, अभी सिखाएंगे आगे। ठीक हो गया? चलो फिर तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बायोट एंड स्टुअर्ट, देखो यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं, अराइव एट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट इन स्पेस इन टर्म्स ऑफ करंट दैट प्रोड्यूसेस द फील्ड। तो उन्होंने बताया कि उसकी वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, आपको एक फॉर्मूले के लिए कुछ एक्सप्रेशंस दे दिए, जिससे कि आप वैल्यू को करंट और क्या कह रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। That expression is based on the following experimental observation for the magnetic field। कुछ भी नोट नहीं करना, पहले बता दे रहा हूँ, जब मैं कहूंगा उतना लिख लेना। ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना लिख के ले आता हूँ कि आपको सब समझा दूं। ठीक है, आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान लिया, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट AB इज dB एट सम पॉइंट P। ठीक है, आगे देखिए, एसोसिएटेड विद अ लेंथ, यहाँ पर देखिए लेंथ एलिमेंट क्या है, dl ऑफ अ वायर। ठीक है, और यहाँ स्टडी का मतलब क्या होता है, ये टर्म याद कर लो, ये सब चीजें सिखाता जाऊंगा। पूरी फिजिक्स में हर जगह एक ही मतलब होता है, क्या, इसकी वैल्यू ऑफ चेंज नहीं होगी। यही मैक्सिमम या फिर सैचुरेशन पॉइंट है। मतलब आई क्या है, कांस्टेंट है। आई क्या है, कांस्टेंट। स्टडी क्यों लिखा हुआ है कि वैरिंग करंट भी सर्किट में फ्लो करता है, स्टडी लिख दिया तो अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में करंट वैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं पर भी स्टडी वर्ड आ जाए तो समझो वो सिचुएशन ऐसी जहां पर पैरामीटर्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे। जिस भी चीज के आगे लिखते हैं, जैसे यहाँ वोल्टेज होता तो कहते हैं वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर बोल दिया करंट तो करंट कांस्टेंट है। समझ रहे हो, ये सब न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें ही आपको काम आएगा। ठीक है, तो लिखो यहां से जब बताऊंगा। ठीक, आपको मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ठीक, यहां पर तो यहां से मार्क करके यहीं से लिखना। ठीक है, यहीं शुरू करो, बस इतना ही लिखना और कुछ मत लिखना। बायट-सेवर्ट लॉ हेडिंग डाल लो और फिर यहाँ पर, और फिगर पीछे बनाया था वही फिगर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसी फिगर से सब रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड dB एट ए पॉइंट P, अब ये क्या है, ये फिगर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यही फिगर आपको इमेजिन करना। देखो dB किसकी वजह से, पॉइंट P पर एलिमेंट AB। ठीक है, चलिए तो लिखिए इसको यहाँ से और जल्दी से डेरिवेशन करके फिर आज के लिए क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में थोड़ा पढ़ के आना, क्या पढ़ के आओगे, अगर पोजीशन वेक्टर रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, ये बेटा फॉर नहीं लिखना, ये यहां से लिख, 10 लिख जल्दी लिख। चलिए देखिए, तो यहां से पहला लिखिए कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। dB बोल रहा हूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाइड थ्रू द कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट, dB is directly proportional to the current element, माफ करना एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बताएंगे, सब्र करो। ठीक है, फिर जो तुम बोल रही हो, चलो तुम्हारी इच्छा थी तो हमने पहले ही लिख दिया था। तो dB अगर तुम वेक्टर करोगी तो पता है क्या, चलो तुम्हारे लिए कर देते हैं भाई ये वेक्टर। ठीक है, तो अब मुझे एक और चीज सिखानी पड़ेगी क्योंकि मैं वेक्टर में ये सब चीजें सिखाने वाला था, तो लेकिन अब आप जल्दी में हैं तो ठीक है, कोई नहीं। ठीक, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा ध्यान से, अब यहीं से सिखा देता हूँ, देखना वेक्टर सॉल्व हो जाएगा। अगली क्लास आओगे तो अच्छी लगेगी, आसान लगेगी। अच्छा ये बता, मैंने क्या सिखाया था, पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता, जहां तुम खड़े हो, ऑब्जर्वर जहां खड़ा है, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं सब पे क्या कर दो, एक रस्सी फेंक दो, है ना, सब पे रस्सी फेंक दो। फिर देखो रस्सी अलग अलग डायरेक्शन जा रही कि नहीं जा रही है, दूरी फिक्स होगी कि नहीं होगी सबकी। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं अगर सबको मैं मार्क करूं, पॉइंट करूं, तो सबकी इक्वल डिस्टेंस आएगी क्या, नहीं। सबकी सेम डायरेक्शन आएगी, नहीं। सब यूनिक होंगे, यस सर यूनिक होंगे, सारे के सारे डायरेक्शन यूनिक होंगे कि नहीं भाई साहब। अब यहाँ से कैफ इस लाइन में आ रहे हैं, और अगर ये थोड़ा सा झुक जाएंगे तो अब ये शिवांश बच गया, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ना। अगर कोई भी बच्चा मुझे विजिबल है, इसका मतलब है कि कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता क्या है कि वही सारे पॉइंट को लोकेट करना है। क्या करना है, लोकेट करना है। तो अपन किसी एक लाइन से रेफरेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने कहते हैं ये मेरा हाथ रेफरेंस है। अब मैं यहाँ से जितना इधर जाऊंगा, जितना एंगल बनेगा इस लाइन से बनेगा ना,
ठीक, जितना मैं इधर जाऊंगा तो मैं यहाँ से डिफाइन कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है, क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। और मैंने सिखाया है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब जो भी एंगल घड़ी की उल्टी दिशा में बनेगा वो सारे एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव। जो भी एंगल मेरे क्लॉकवाइज की दिशा में बनेंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। अगर ये ऐसे लाइन खींच दूं तो इसके इधर जा रहा हूं तो किधर जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाऊंगा तो क्लॉकवाइज। तो बहुत सिंपल डिफाइन करना है यार कि यहाँ से जब क्लॉकवाइज एंगल बनाया तो ये बच्चा मिल गया, और जब एंटी क्लॉकवाइज बनाया तो ये बच्चा मिल गया। लेकिन यूनिक है कि नहीं है, काम आया पोजीशन वेक्टर। तो मतलब क्लियर है कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, एंगल ही सबसे बड़ा डायरेक्शन है। ध्यान सुनना, तुम लोग को ये लगता होगा कि डायरेक्शन मतलब ईस्ट है नॉर्थ साउथ ही होगा, बेटा एंगल को देखो ना। अगर मैंने यहाँ से बोला 30 डिग्री तो देखो 30 डिग्री में एक ही लाइन बनेगी, दो तीन बन जाएगी, एक ही बनेगी। डायरेक्शन में समझ में आया। तो 30 डिग्री पर जाएंगे तो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो एंगल बहुत बड़ा हेल्प करता है डायरेक्शन के केस में, और उसी का यूज करते हैं अपन यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के केस में। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, इसी पॉइंट की वजह से हो रहा था ना इफेक्ट, तो इसी पॉइंट से क्या किया, एक पोजीशन वेक्टर बना लिया। ठीक है, तो एक लाइन ही तो खींचनी थी, खींच दी। अब इसको बनाने के बाद जब मैंने डीएल बनाया तो मैंने पाया इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब वो एंगल कितना है, मैंने कितना लिया, थीटा, थीटा है ना। और जब शुरू किया था क्लास तो क्या बोला था कि जब अगर हमें किसी के साथ इंगेज होना है तो लाइन ऑफ पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा तभी इंगेज करेंगे ना। मुझे कोई इफेक्ट क्रिएट करना है तो जब इफेक्ट तभी होगा जब वो मेरे रास्ते में आएगा। अब मैं इधर भाग रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं इधर जा रहा हूँ एक बच्चे को पकड़ने, और बच्चा इधर भाग रहा है, तो मतलब निकलेगा, तो ये पकड़ पाएंगे नहीं ना। तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पे आना चाहिए ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इन दोनों की वजह से अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो यहाँ क्या रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड चल रही है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। देखना ध्यान से। तो इसमें ये पाया गया कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वायर से दूर जा रही है, वायर से दूर जा रही है। और जब इस डायरेक्शन में देखा गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में यही पाया गया कि हमेशा ऊपर नीचे करने से कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जब हम वायर से दूर जा रहे हैं, पहले लिखा ना, सेंटेंस लिखवाया नहीं लिखवाया, उसमें क्या बोला कि वायर से जब दूर जा रहे थे, है ना, तो वहां पर ये पाया कि मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं कि वायर के करीब जा रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज कर रहा था। बात एक ही है, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो। अरे जो दूर जा रहे थे डिक्रीज कर रहा है, या पास आ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, दोनों तो एक ही बात है ना, है कि नहीं है। ठीक। और अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान सुनना, देखो ये हो गया तेरा वायर, ठीक है। अब इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने कहा कि ये मेरा कंपास है बॉस, मैं इस कंपास को दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज करेगा, मेरी निडल पे कम आपका डिफ्लेक्शन जो करेगा। फिर सेंटेंस में क्या लिखवाया कि जब मैं मैग्नेटिक निडल को करीब ले जा रहा हूं तो मैंने ये पाया कि आपकी निडल ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब इफेक्ट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रही होगी, ताकतवर हो रही होगी। क्लियर है, क्लियर है ना। अब फिर से सुनना, मैंने कहा इसी के ऊपर ऐसे चलना है। अच्छा देखो, अगर ऊपर नीचे करोगे, चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है ना, है ना, तो दूरी तो बराबर है। सारा खेल लीडर का क्या था, वायर से कितनी दूरी पर डिस्टेंस। सुन रही हो ध्यान से, सारा खेल किसका है, डिस्टेंस। सुन रहे हो ना एकदम क्लियरली। अब यहीं से याद कर लेना, देखो भैया ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, यस है कि नहीं है, यस। रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा करंट एलिमेंट के क्या आएगा, करंट एलिमेंट और इनके रिजल्टेंट का क्या आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर। और वेक्टर क्वांटिटी में एक चीज सीखी थी कि दो वेक्टर मिलके अगर कोई तीसरा रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन सेम कब होती है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि तब स्केलर वैल्यू मिल जाती है, कॉस कंपोनेंट। और दो वेक्टर मिलके जो रिजल्टेंट बनाए वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सुन रही हैं आप, शायद आपको नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बैकलॉग में क्लियर होगा। बेटा सुनो ध्यान से, इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, या तो बाहर की तरफ या तो और कुछ नहीं हो सकता, है ना। और सुनना ध्यान से, यहाँ देखो ये सर्कल बना है, ये सब आगे की चीज थी, आपने पूछ दिया तो मुझे बताना पड़ रहा है, और इसके लिए एक पूरी प्रॉपर क्लास है। ये सर्कल के अंदर डॉट क्यों बना हुआ है, इसी सर्कल के अंदर क्रॉस भी बन सकता था, तो मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे आपकी जो फील्ड लाइन है ना, देखना
जो मैंने बोला ना इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो मैं दिखाऊंगा कि वो परपेंडिकुलर कैसे हो रही है, ठीक है। तो किसी भी वायर के आसपास एक रिंग बनेगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और रिंग अगर ध्यान से देखोगे तो जब कट करोगे तो हमेशा रिंग क्या करेगी, आपको परपेंडिकुलरली, समझ में आ रहा है। तो अंदर भी जा सकती है और बाहर भी निकल सकती है। उसी को सिंबलाइज करने के लिए डॉट एंड क्रॉस यूज करते हैं। फिर से अब ये भी पूछ लिया, अब ये बताना पड़ेगा, समझ में क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो यार तुम लोग, है ना। ये तुमने पूछ दिया कि सर डॉट है, तो अरे गधा, डॉट मैंने सिखाया था, क्योंकि इनको मैं बोल सकता हूँ, इनको मैंने सिखाया था बेटा, वो पंखा बंद कर दिया, इसी का हम लोग भी लगता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, पीछे ही चल रही है ना। चलो डॉट एंड क्रॉस का तो बहुत सिंपल तरीके से सिखाया था, एरो है ना, एरो वाला सिस्टम बताया था। एरो जब अपनी तरफ आती है, तीर तुम्हारी तरफ अगर हम फेंक दें तो क्या होगा, आपको सिर्फ पिन पॉइंट दिखेगा ना, और जब आपसे दूर जाएगा तो आपको पीछे क्रॉस दिखेगा। अभी भी नहीं आया, अब मुझे क्या पता, हमारी तरफ आ रही, क्रॉस कर दो। ये भी तुम्हें सीख लिया, सब एक ही क्लास में पढ़ लो तुम, है कुछ आगे पढ़ने की छोड़ दो। तो ये क्या हो गया, आपकी तरफ, मतलब जो रिंग बनेगा, अब वो भी सिखाई दे फिर, है ना, फिर वो भी सिखाई दे, राइट हैंड थंब रूल भी सिखाई दे, और चैप्टर ही खत्म कर दो फिर, है राइट हैंड थंब रूल भी देख लो भाई, सब यही सीख लो आज ही। देख लो, एक दिन में पढ़ा सकते हैं और एक महीने में पढ़ा सकते हैं। देखो करंट का डायरेक्शन हमेशा थंब रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, करंट का डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट करता है। कर्ल क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्ल जब अगर बंद हो रहा है तो वो जो सर्कल मैंने बताया ना कि सर्कल बनता है, तो वो सर्कल किस तरीके से बन रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने थंब रखा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है, डीएल वाला डायरेक्शन तो करंट डायरेक्शन है, ये रख दिया। अब ऐसे मैंने बंद किया तो इसका मतलब जो रिंग बन रही होगी वो स्क्रीन के अंदर से निकल रही है ना, है ना, निकल रही है ना, ये ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर जाके देखो ना, मेरा कर्ल कैसे स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो भैया ये बाहर ऐसे निकलेगा। तो ये इसका मतलब मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ फील्ड आ रही है। ये भी लो हो गया, है ना। चलो बायोट साहब रो रहे होंगे, कंप्लीट तो कर दे भाई। चलो लिख ले भाई, है। तो यहाँ से डीएल वेक्टर हटा के मैं लिख दूंगा, यहाँ से डीएल हटा के लिख दूंगा, डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। तो जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 2 जा 4 नहीं करते हैं बेटा, उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो क्या, परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पर जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जितना जाना चाहिए उतना बता दिया, ठीक। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। देखना फॉर्मूले में, देखना फॉर्मूले में क्या था भाई, देखिए दो चीजें थी, कौन कौन सी, देखो ना, देखो ये डीएल और ये आर, आर बेटा आर, ठीक है। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो क्या होगा, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए, साइन कंपोनेंट बनेगा ना। तो इसीलिए न्यूमरेटर में अभी मैं आर नहीं बता रहा, इतनी जल्दी नहीं करूंगा, वो तो डिराइव करूंगा, ठीक है, बताऊंगा आर कैसे लग रहा है, ठीक। लिख लो फटाफट। एंड लास्ट डीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, वेयर आर क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर सिर्फ मैं आर लिखूंगा तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, वेक्टर लिखूंगा तो अब वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जो लिखा बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, मैं सिखाऊंगा डायरेक्शन कैसे निकलेगा, परेशान हो। वैसे ये जो लिखवाया है वो लिख लो, इनको एक साथ लिखेंगे तो कैसा लिखेगा सर, इनको एक साथ लिखना कुछ नहीं, डीबी एक तरफ, क्योंकि सब तरफ कॉमन है, डीबी यहाँ यहाँ सब कॉमन है, बाकी सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर देना, तो न्यूमरेटर वाले सब एक साथ, देखो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक बहुत शानदार चीज है, हाँ बोलो बोलो, प्रोपोर्शनैलिटी से हटा दे। अब वो तो करेंगे, सब्र कर थोड़ा सा, ठीक है। अब वो परमिएबिलिटी भी बताई दो तुम, फिर तो खत्म ही करो, फिर तो है, तुमने बड़े जल्दी इंटेलिजेंट हो रखे हो यार, हैं। सुनो ध्यान से, कोई नहीं, देखो यहाँ पर स्केलर से वेक्टर बनाने के लिए बहुत शानदार चीज हम लोग के पास है, हथियार हमारे पास बहुत अच्छे हैं, है ना। क्या, एक वेक्टर में पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में कि भैया यूनिट वेक्टर एक बला है ना। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके जब चाहो तब आप किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को ऐड कर सकते हो। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर सबसे अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर की सबसे शानदार प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कभी मैग्नीट्यूड को छेड़ता नहीं है,
वो क्या करता है, किसी मैग्नेटिक को छेड़ने वाला नहीं, जैसे है वैसे छोड़ देगा। लेकिन उसके साथ जो कंपल्शन है, अगर वेक्टर क्वांटिटी बनानी है तो वी हैव अ कंपल्शन ना। वो कंपल्शन क्या है, अगर किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलना है तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है और डायरेक्शन डिफाइन करना है ना। तो डायरेक्शन के लिए कौन आएगा यहाँ पर भी, तो सब पढ़ लो, वेक्टर भी पढ़ ही लेते हैं आज। चलो तो गाली खानी है सामान से, है ना। मतलब क्या गाली, मेरा वो वाला गाली नहीं है भाई, सबको पता है, जनहित में जारी कर दें। गाली का मतलब डांट, ठीक है। जनहित में जारी करते हैं तो कहने लगे सर कह रहे हैं गाली करें, गाली देते हैं सर, है गाली नहीं देते भाई, नाराजगी जाहिर करेंगे। थोड़ा इंजीनियरिंग वाली चीजें तो आएंगी यार, देखो ब्लड थोड़ा ना बदल देंगे अपना, है ना। तो dB बराबर इक्वल टू लगाओगे तो एक बहुत सिंपल सी बात है भाई, इक्वल टू लगता है प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है डिपेंडेंसी। ये भी सुन लो ध्यान से, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, डिपेंडेंसी, कौन किस पे निर्भर करेगा, ठीक है। कौन बढ़ेगा तो क्या होगा, कौन घटेगा तो क्या होगा, बस ये डिफाइन करता है। इक्वल टू वैल्यू को डिफाइन करता है, दोनों का एक अलग अलग मतलब है। तो इक्वल टू लगेगा तो इसका मतलब कुछ कांस्टेंट भी आएगा, उसे क्या कहते हैं। तो क्या लेके आए यहाँ पे, क्या करेंगे, 1 करें, डायरेक्टली करें, न्यूमरेटर में डाल दें, गलत हो गया ना, भूल गई तो फिर गलत बात है। ठीक है। और अभी अगली क्लास में अपन लोग ये सीखेंगे कि इसको अपन कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो वैल्यू जो आने वाली थी वो तो निकाल ली, अब प्रॉब्लम है डायरेक्शन की, जिसको अगली क्लास में अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या ये पूरा कंप्लीट है? नहीं सर, बिकॉज ये डीवी आपने निकाला, मतलब स्मॉल एलिमेंट के कारण जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू कितनी है, μ0/4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन। क्लियर हो गया, इतना याद कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो μ0/4 पाई क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं, बताओ। अच्छा, वो तो μ0 को कहते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। जहां पर μ0 को डिफाइन करते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बस, ठीक है। एंड μ0/4 पाई की वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि याद होना चाहिए आपको, लिख लीजिए इसको, ठीक है। लिखिए, सब लिख लिया? लिख डालो फटाफट, लिखो 10 to the power -7 यूनिट। अच्छा यूनिट बताओ, तुम बता रही हो पीछे से, बहुत अच्छी बात है, बताओ यूनिट याद है। मैग्नेटिक की तो लिखवाई थी टेस्ला, है ना, ऊपर ही लिखवा दी थी, तो टेस्ला तो हमने पहले बता दिया। बाकी कैसे करेंगे, जैसे कूलम्ब्स लॉ के दौरान हम लोग ने निकाला था, क्या क्या था, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की निकाली थी ना, वैसे ही तो ये मैग्नेटिक कांस्टेंट μ0/4 पाई का निकालना है या फिर μ0 का निकालना है। अगर ये इसका निकालना है, बेटा सुनो ध्यान से, इसको नहीं आता है, देखो जिसको नहीं आता उसके लिए ये सब यूनिट डायमेंशन का पार्ट है, बहुत बेसिक, कुछ नहीं करना होता है यार। इसका आई का यूनिट पता है, हाँ पता है, एम्पियर होता है। डीएल क्या है सर, लेंथ है, तो मीटर ही होगा, ठीक है। साइन थीटा यूनिटलेस हो जाएगा सर, है ना। आर स्क्वायर सर, ये भी तो लेंथ ही है, एक तरीके से दूरी की बात हो रही है ना, तो मीटर स्क्वायर नीचे भी आ रहा है, तो सर कुछ नहीं करना है सर, इसको फेंक दो इधर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। तो यूनिट निकालने के लिए आपने सिखाया था, यूनिट निकालना हो तो फॉर्मूला देख लो, क्या देख लो, फॉर्मूला। तो यही करते हैं, एक बार फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड का याद कर लो, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला, और इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने पहले ही सिखा दिया, बाकी आपको पता है, देखो आप निकालने वाले हो, ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आर स्क्वायर फेंकूंगा तो न्यूमरेटर में, बाकी सब डिनोमिनेटर में, सिर्फ वही लेके जाते हैं जिससे यूनिट आने वाली है, साइन थीटा की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, बताओ भाई, देखो यहाँ आ जाएगा डीबी आर स्क्वायर, सिर्फ ये रफ कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट के लिए, क्या आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा, आई डीएल, सब यूनिट लिख देते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, 1 मीटर कट गया सर, छोड़ दिया बस। आंसर क्या आएगा, टेस्ला मीटर पर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किताब खोल के पढ़ोगे फिर, ये कौन सा तरीका है, ऐसे थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। इसका आ जाएगा टेस्ला मीटर पर, इज इट क्लियर, समझ गए। चलिए क्लियर ही हुआ है ना, ऑल क्लियर तो नहीं हो गया, ऑल क्लियर हो जाएगा तो पढ़ाना बेकार हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।